हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। डीएलएड का कोर्स 501 हम कर रहे हैं। ब्लॉक 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें 4 यूनिट थी। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अच्छा, ये यहाँ पे स्पेलिंग गलत चल रही है भाई, कंटेम्प्रेरी की, शायद पहले भी हो। ओके, सो एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट की हमें बात करनी है, जिसमें सबसे पहले यूनिट यानी 5th यूनिट जो है वो स्ट्रैटेजीज फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फर्स्ट पार्ट की है। ठीक है, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लेक्चर में कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीजें होने वाली है, कुछ एक प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं जिसमें से क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट जो है वो इस बार भी पूछा गया था, इसमें केवीएस में शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, शिक्षा कर्मी कौन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। काफी पुराना क्वेश्चन है, एनआईओएस का पढ़ रखा होता मटेरियल तो आपको आता होता वो क्वेश्चन। ओके, सो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं जी। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होता क्या है, हमें पता है। जब भी यूनिवर्सलाइजेशन की बात आती है मतलब सबको अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, हर कोई जो है एक्सेस कर सके एजुकेशन की, और वो भी अच्छी एजुकेशन की, गुड क्वालिटी। ओके, सो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन मींस अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन everywhere according to specific needs of the children and place. So जगह और बच्चों के हिसाब से, उनकी नीड्स के हिसाब से हर किसी को अच्छी शिक्षा का अधिकार है, और वो अच्छी शिक्षा अवेलेबल करवाया जाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, और उसी को हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। सो एनआईओएस के मटेरियल में ये चीज स्पेसिफिकली मेंशन की हुई है, ऑल्दो ये पुरानी चीज है तो अब आप जो है ये चीज किसी भी थ्योरेटिकल एग्जाम में मेंशन नहीं करके आएंगे, क्योंकि इन्होंने स्कूल एजुकेशन ऑफ इंडिया का क्लासिफिकेशन दे रखी है जो कि अब चेंज हो चुकी है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। अगर आपने एनईपी 2020 नहीं देखी है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, जाके इसको सुधारिए और एनईपी 2020 के ऊपर 6 लेक्चर्स हैं, 6 के 6 देख लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले कुछ सालों तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ओके, सो हमें 5+3+3+4 वाले स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है, उसी के नाम याद रखने के। अच्छा, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। हायर सेकेंडरी स्टेज जैसा कुछ अब होता नहीं है, सीधा सेकेंडरी स्टेज है जिसमें 9 to 12th की बात आ जाती है। ओके, तो मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब हम 5+3+3+4 की बात करते हैं, सो 4th मतलब 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक, यानी 4 क्लासेस। ठीक है, उससे पहले 6 to 8th वाली क्लासेस, देन 3rd, 4th, 5th क्लास, ये 3 क्लासेस इसमें आएंगी, और बाकी जो है यहाँ पे 1st और 2nd क्लास, प्लस उससे पहले के 3 साल जो हम प्री स्कूल की एज बोल देते हैं ना जिसको, सो वो वाली एज। तो ये 5 से लेके 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ये क्लासिफिकेशन है स्कूल लेवल की। जब हम कंबाइन कर देते हैं प्राइमरी को प्लस अपर प्राइमरी को, प्राइमरी में हम बोलते हैं 1st क्लास से लेके 5th क्लास तक, और 6 to 8th को हम बोलते हैं अपर प्राइमरी। तो जब मैं अगर बोल रही हूँ एलिमेंट्री एजुकेशन, दैट मीन्स 1st क्लास to 8th क्लास की बात हो रही है, या फिर 6 साल से लेके 14 साल की एज तक की बात हो रही है। ओके, एलिमेंट्री एजुकेशन एक ऑब्वियसली जब आप पिरामिड बनाते हैं, जैसे घर बनाते हैं तो नींव होती है ना, तो यहाँ पे बेस क्या है एजुकेशन के फील्ड में, प्राइमरी एजुकेशन सबसे पहला बेस बनाते हैं। सो वो एलिमेंट्री एजुकेशन सबसे बेस हो गया। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि ये 10th प्लान के अकॉर्डिंग जो है इसकी बात की गई थी, एलिमेंट्री एजुकेशन को मतलब पुश करने की। सो वो मेजर पुश कब मिला, 10th प्लान में, जब हमें बताया गया कि सर्व शिक्षा अभियान जो है वो हम लेके आएंगे। सो वो 10th प्लान, ये 5 ईयर प्लान की बात हो रही है। ठीक है, 5 ईयर प्लान, FYP। तो 5 ईयर प्लान कौन से ईयर में बंद कर दिए गए, और टोटल कितने 5 ईयर प्लान जो है हमारे, 5 ईयर प्लान मतलब 5 साल की नीति के बारे में बात करते थे कि 5 साल की प्लानिंग पूरी प्रॉपर, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, सारी चीजों से। तो देश में कितने 5 ईयर प्लान जो है वो आए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑब्वियसली, तो वो बताइएगा कमेंट करके। सर्व शिक्षा अभियान जो है उसने प्राइमरी स्कूल्स की जो एक्सेस थी उसको इंक्रीज किया, यूनिवर्सलाइजेशन के ऊपर काफी जो है वो काम यहाँ पर हुआ था। जब हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करें, यानी सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन उस टाइम पे ना एक मिशन मोड की तरह जो है वो यूज किया गया था। कैसे मिशन मोड का मतलब क्या होता है कि मतलब सबसे मेजर फोकस इसी पे होना चाहिए, और प्राइमरी फोकस वाली चीज ये है, और इसको पूरा कीजिए पहले। ओके, एस्पेक्ट्स की बात करेंगे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। सो यूजुअली 3 एस्पेक्ट होते हैं। ये मैंने आपको यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन अलग से जो लेक्चर लिया था उसमें भी करवा रखा है। ये मैंने आपको समग्र शिक्षा या सर्व शिक्षा में भी बताया था कि यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट। तो सबसे पहला काम होता है कि पहले एक्सेस हो, मतलब आसपास कोई स्कूल तो हो जहां पे आपके जाने का ऑप्शन हो, तो वो यूनिवर्सल एक्सेस होनी चाहिए। देन अटेंडेंस होनी चाहिए कि आप जाएं स्कूल में एनरोलमेंट के बाद, और रिटेंशन होनी चाहिए कि रुके और
कोर्स पूरा करके ही स्कूल से बाहर निकले, मतलब ड्रॉप आउट ना हो और आप फेल भी ना हो। देन आता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये बहुत मैटर करती है कि आपने प्रोवाइड तो कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया, आसपास स्कूल्स भी हैं, लेकिन क्या उसमें क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है? सो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो सबका राइट है और वही यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का एक एस्पेक्ट भी है। ओके तो ये जो लेक्चर है हमारा, इसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स के अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन पे फोकस करते हैं वो दिए गए हैं और ये एनआईओएस के मटेरियल में दिए हुए हैं। इनमें से क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। सो मेक श्योर आप इन प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा ध्यान से सुने, एटलीस्ट ये आपको पता हो कि नाम देख के आप समझ जाएं कि ये कौन से स्टेट में शुरू किया गया था और इसका मोटो क्या था। ओके जैसे यूपी बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट, इसको यूपी बीईपी ऐसे भी लिखा जाता है, अगर ऐसे आ जाए तो भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ये जो आपका एनआईओएस का मटेरियल है इसके अंदर फर्दर जो है इसको और भी डिटेल में दे रखा है कि स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्या एक्टिविटीज होंगी, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, बट हमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप डीएलएड में एग्जाम लिख रहे हैं उस टाइम पे स्पेसिफिकली सोलली आपको जो है सिर्फ यही टॉपिक पूछ लिया गया 16 नंबर में, वो अलग बात है, ऑल्दो ऐसा भी नहीं होता कि इतना छोटा टॉपिक बहुत मतलब 16 मार्क्स में पूछे, तब आपको ऑब्वियसली लिखना पड़ेगा अगर पूछ लिया गया। बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से या स्पेसिफिकली जो आपके टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, क्वालिफाइंग एग्जाम्स होते हैं, उनके हिसाब से अगर हम देखें जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, सो आपको इतना ध्यान रखना है कि यूपी बीईपी की फुल फॉर्म आपको पता हो कि यूपी उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट, ऑब्वियसली एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड है। ये यूपी की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने शुरू किया था, किसकी असिस्टेंस के अंडर? वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस के अंडर। तो जहां पर भी किसी और ने हेल्प कर रखी है ना, वो भी स्पेसिफिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्प कर रखी है, वो आपको याद होना चाहिए। तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट किसकी असिस्टेंस में? वर्ल्ड बैंक। 1993 एक बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया। एक सोसाइटी है उत्तर प्रदेश में जिसको हम सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद बोलते हैं, यानी यूपी एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड। तो ये जो बोर्ड है ये रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए? इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये तीन चीजें आपको पता हो कि 1993 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट, और ये वर्ल्ड बैंक की हेल्प से यूपी में सबसे पहले शुरू हुआ और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी दी गई? यूपी एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड की। ओके अब ये जो यूपी वाला जो एजुकेशन प्रोजेक्ट था ना, इसकी सक्सेस को देखकर उसके बेसिस पे बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट भी निकाला गया। सो अगर सिर्फ बीईपी दिया हो तो आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा कि ये बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट है या बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट है, वो आपके आंसर पे भी डिपेंड करेगा, जो आपको ऑप्शंस मिले हुए होंगे उस बेसिस पे। ओके सो इन्होंने भी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर फोकस किया कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट हमें करनी है, अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिलनी चाहिए। ये प्रोजेक्ट किसके अचीवमेंट्स पे बेस्ड था? यूपी बीईपी, यानी यूपी में जो बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट था उसकी सक्सेस को देखते हुए, उसकी अचीवमेंट्स को देखते हुए बिहार में भी एक एजुकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। किसकी हेल्प से? यूनिसेफ। तो यूनिसेफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इन तीनों ने मिलकर बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया। जो यूपी एजुकेशन प्रोजेक्ट था, बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट, वो किसने शुरू किया था? वर्ल्ड बैंक की हेल्प से, WRLD, हाँ, वर्ल्ड बैंक की हेल्प से यूपी गवर्नमेंट ने। ठीक है, सो ये डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। आप चाहे एक वो होता है ना, ऐसे वो भी बना सकते हैं टेबल, जिसमें आप एक साइड जो है उस प्रोजेक्ट का नाम लिख लें और अगली साइड उसके बारे में 2-3 लाइनें जो भी इंपॉर्टेंट है। ओके तो यूनिसेफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ बिहार। अब इस प्रोजेक्ट ने स्पेशल एम्फेसिस किस पे डाला कि एजुकेशन जो है, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है सोसाइटी का, जिसमें SC ST वुमेन, जो भी डिप्राइव्ड सेक्शन है, उसको जो है सबसे पहले एजुकेशन मिलनी चाहिए। इट इज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एक्सटर्नली फंडेड, तो ये एक्सटर्नली फंडेड जो है पहला कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम था एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट। कहां? 3 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया बिहार में, देन रांची, रोहतास एंड वेस्ट चंपारण 1991 से 92, और फर्दर जो है बाकी 4 डिस्ट्रिक्ट्स में और जो है इसको एक्सटेंड किया गया 1992 से 3 में। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये आप कंटिन्यूटी में याद रखेंगे ना तो जल्दी याद होंगे कि यूपी का जो है वो बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट था, जो कि वर्ल्ड बैंक और यूपी गवर्नमेंट की असिस्टेंस में शुरू हुआ। इंप्लीमेंटेशन के लिए एक प्रोजेक्ट बोर्ड, सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, ये इंप्लीमेंटेशन बॉडी, यहां पर भी वही इंप्लीमेंटेशन बॉडी रहेगी। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन जो एजेंसी रिस्पॉन्सिबल थी ना यूपी बीईपी के लिए, यानी यूपी बेसिक शिक्षा परिषद जो थी, वही रिस्पॉन्सिबल है बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट के लिए भी। ओके तो इंप्लीमेंट वही करेगी यहां पर भी, क्योंकि वहां पे उन्होंने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया था। यहां पे यूनिसेफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार, वहां पर आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक और यूपी गवर्नमेंट।
देन आता है जी लोक जुम्बिश। ये नाम याद रखेंगे आप गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से। लोक जुम्बिश मतलब पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल, जो कि 1992 में लॉन्च हुआ। इसमें किसने सपोर्ट किया? स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी सिडा। तो इन्होंने, ये नाम आप याद रखेंगे। तो मेरी माने तो आप एक ऐसे वो बना लीजिएगा, नोट्स बनाए तब यहाँ पे आप लिखेंगे यूपी का जो बेसिक प्रोजेक्ट है, बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट, यहाँ पे बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट और यहाँ पे लोक जुम्बिश, और इसके आगे आप इनके इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट लिख लीजिएगा। ओके, मेन इसका वही मेन गोल क्या था? ऑब्वियसली यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, एक सेटिस्फैक्टरी लेवल जो है वो हमें प्रोवाइड करना है अच्छे से, फॉर्मल एज वेल एज नॉन फॉर्मल मोड्स के थ्रू हमें फंक्शनल लिटरेसी जो है वो प्रोवाइड करनी है। ओके, मेन एम्फेसिस गर्ल्स एजुकेशन पे, वहां पर भी हमने बोला था कि डिप्राइव्ड सेक्शन के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस रहेगा। ये कुछ एक एक्टिविटीज थी लोक जुम्बिश के अंडर। अगर आप राजस्थान का कोई एग्जाम दे रहे तो थोड़ा डिटेल में आप और ज्यादा कर सकते हैं। हॉस्टल्स फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन, महिला शिक्षण विहार, ठीक है। तो यहाँ पे महिला शिक्षण विहार मतलब रेजिडेंशियल कोर्स थे ये, जो लड़कियां 15 साल के बाद जो है एज 15 से ज्यादा हो चुकी है और जो ड्रॉप आउट है, स्कूल से आउट हो गई हैं, उनकी एजुकेशन को कैसे कंप्लीट किया जाए। तो रेजिडेंशियल टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो रूरल एरियाज में भी प्रोवाइड करके महिला शिक्षण विहार में उनको शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। बालिका शिक्षण शिविर, बालिका शिक्षण मतलब शिक्षण शिविर है तो कैंप मतलब रेजिडेंशियल कैंप्स हैं दोनों। ये 6 से 8 महीने ऑफ स्कूल्स फॉर गर्ल्स इन 9+ एज ग्रुप टू फैसिलिटेट री एंट्री टू फॉर्मल एजुकेशन। ये बेसिकली क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसे कई बार होता था ना कि मान लो 8 साल में या 9 साल में कोई किसी भी बच्चे को ड्रॉप आउट करवा दिया। ओके, अब ड्रॉप आउट हुए उसको काफी टाइम हो गया है, तो अब अगर उसको किसी क्लास में हम एडमिशन देंगे तो एक बेसिक नॉलेज तो उसकी बिल्ड करनी पड़ेगी ना, भूल चुका है वो बच्चा तो सब कुछ। सो वो बेसिक नॉलेज बिल्ड करने के लिए 6 से 8 महीने का एक कैंप हम करवा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वो वापस से जब हम उसको रेगुलर स्कूल में और क्लास में भेजेंगे तो उसको समझ आएंगी चीजें। ओके, देन है जी मुक्तंगन। इट वाज अ प्रोग्राम फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन इन कांधेला क्लस्टर ऑफ किशनगंज ब्लॉक इन बरेन। तो ये डिटेल्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, हाँ, बट आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि अगर महिला शिक्षण विहार बोला जा रहा है, बालिका शिक्षण शिविर बोला जा रहा है, तो ये लोक जुम्बिश की मेन एक्टिविटीज के अंदर आएंगे। ओके, चलिए, ये था जी इंपॉर्टेंट शिक्षा कर्मी। केवीएस में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ था और DSSB में भी इसका क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी अगर शिक्षा कर्मी पूछा गया है तो बाकी जो यूपी प्रोजेक्ट बोर्ड है, यूपी का जो बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट था या जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है, बिकॉज पहले की चीजें हैं बट स्टिल पूछी जा सकती है। कौन से स्टेट ने शुरू किया था, लोक जुम्बिश पूछा जा सकता है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि मतलब क्या है इनका। तो शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट जो है वो एजुकेशन के लिए मतलब एजुकेशनल प्रोग्राम था। राजस्थान गवर्नमेंट आप याद रखेंगे राजस्थान के लिए था। राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड इसके थ्रू शुरू किया गया था 1987 में। किसके असिस्टेंस के थ्रू? सिडा यानी स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। प्रोजेक्ट में काम क्या था, मतलब क्या कर रहा था ये प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो टीचर्स एब्सेंटीज है ना, मतलब टीचर्स बहुत ज्यादा एब्सेंट हो रहे हैं, वो एक मेजर हर्डल आ रही थी हमें, ताकि हम वो जो हमारा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको पूरा करने में, तो हम उसके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे, अचीव नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि टीचर ही नहीं आ रहे हैं, एब्सेंट है, स्पेसिफिकली जो रूरल एरियाज हैं या जो बिल्कुल ऐसे वाले रिमोट एरियाज हैं उनके अंदर, तो ये तो बड़ा इशू हो गया। तो कई बार ना शिक्षा कर्मी में हम ऐसे सोच लेते हैं कि बच्चों से रिलेटेड होगा वगैरह, बट ये टीचर की एब्सेंटिज्म को देखते हुए उसको ऑब्जर्व करने के लिए था, और इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हमने सब्सटीट्यूट कर दिया प्राइमरी स्कूल टीचर को, यानी रूरल एरिया में अब वहीं के विलेज के ही या लोकल रेजिडेंट जो वहीं रहते हैं, मतलब वो तो एब्सेंट थोड़ी ना होंगे, वो तो वहीं रहते हैं ना, ठीक है। तो उनके लिए तो ये भी नहीं है कि हमें ट्रैवल के लिए जो है कोई वाहन नहीं मिला या कोई भी और रीजन, बट वहां पे हमने सब्सटीट्यूट कर दिया कि प्राइमरी स्कूल टीचर वहां पे कौन होगा, जो लोकल रेजिडेंट या फिर एजुकेशनल वर्कर्स हैं वही होंगे, और उनको हम शिक्षा कर्मी बोल रहे हैं। ओके, सो ये टीचर की एब्सेंटिज्म की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट जो है वो लाया गया। टू इंश्योर अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल पर्सन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो है वो वैसी ही होनी चाहिए, मतलब कंपैरेटिवली कम होंगी तो भी चलेगा। जैसे मान लो विमेन है और उसने 5वीं पास कर रखी है और वो अच्छा पढ़ा सकती है, तो उसको भी हम जो है शिक्षा कर्मी के तौर पे रिक्रूट कर सकते हैं। रीजन बीइंग वो एब्सेंट नहीं होंगे, वहीं के वहीं होंगे, चीजें मतलब कुछ ना से तो कुछ ना कुछ तो समझाएंगे ना बच्चों को अच्छे से। तो वो ये शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट था, ताकि एक इफेक्टिव टीचर जो है वो हम उनमें से निकाल सकें।
ये मेन एक्टिविटीज हैं शिक्षाकर्मी की। एक है डे सेंटर, व्हेन द एग्जिस्टिंग प्राइमरी स्कूल्स रन बाय शिक्षाकर्मी, यानी एग्जिस्टिंग प्राइमरी स्कूल भी कौन रन कर रहा है, शिक्षाकर्मी रन कर रहे हैं, तो डे सेंटर हो गया। परिहर पाठशाला, चिल्ड्रन हु कैन नॉट अटेंड डे सेंटर, वो क्या है मतलब रात में आएंगे। सो परिहर, ये स्पेलिंग तो यही है जी, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। परिहर पाठशाला मतलब रात में आएंगे वो अब पढ़ने के लिए बच्चे जो दिन में नहीं आ सकते। महिला प्रकाशन केंद्र, तो महिला प्रशिक्षण केंद्र वैसे आना चाहिए, ये प्रकाशन केंद्र इन्होंने लिख रखा है स्पेलिंग के हिसाब से। तो इसके अंदर क्या है कि आप एम्फेसिस कर रहे हैं फीमेल शिक्षाकर्मी रिक्रूट करने पे, और फीमेल शिक्षाकर्मी की जो ट्रेनिंग होगी वो कहां पर होगी, ये महिला प्रशिक्षण आना चाहिए मेरे हिसाब से, प्रशिक्षण केंद्र, तो वहां पर इनकी जो है वो क्या होगी, महिला शिक्षाकर्मी की ट्रेनिंग होगी, और लोकल वुमेन को हम काम करने के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच में क्या रहेगा, एक सर्वे ने रिवील किया कि 6% ऑफ चिल्ड्रन जो कि अप टू 14 की एज है इन द ब्लॉक घातोल, जो कि ट्राइबल, और एक और है बलोत्रा यानी डेजर्ट एरिया है जो, तो वो सफर कर रहे हैं फिजिकल डिसेबिलिटीज से। ठीक है, सो स्कीम टू इंटीग्रेट डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड, तो इसलिए इंटीग्रेशन में लाया गया कि शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट के थ्रू ही इन लोगों को भी वहीं पे इंक्लूसिव एजुकेशन करके पढ़ाया जाए। ओके, स्कीम्स फॉर सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, तो सोशली डिप्राइव्ड ये महाराष्ट्र के स्कूल्स की बता रखी है इन्होंने स्पेसिफिकली। सो महाराष्ट्र के स्कूल में कि भाई आप जो सोशल लेवल पे डिप्राइव्ड चिल्ड्रन हैं या बैकवर्ड क्लास के बॉयज या गर्ल्स हैं उनके भले में आप कैसे काम करेंगे, ठीक है, या जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, नोमैडिक कास्ट, या जो घुमंतु लोग, घुमंतु ट्राइब वाले लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं सोशल लेवल पे, उनके लिए क्या क्या स्कीम्स हैं कि वो भी स्कूल में आए और पढ़ सकें। ठीक है, तो 10th क्लास तक स्टाइफंड देना, फ्री यूनिफॉर्म और बुक्स देना, बोर्डिंग हाउसेस देना, हॉस्टल देना, किसके लिए, गवर्नमेंट या प्राइवेट, फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज। नेशनल बोर्ड फॉर टैलेंट रिसर्च किसने एस्टैब्लिश किया, एनसीईआरटी ने, जो कि स्कॉलरशिप देगा। क्या कब देगा, जब सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी SC ST की। सो एक मोटो हो जाएगा कि फिर आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आप 12th कर लेंगे या सेकेंडरी एजुकेशन पास कर लेंगे। ठीक है, सो वो एक रीजन रहेगा, मतलब ये स्कीम्स इसलिए होती हैं ताकि आप उनको अट्रैक्ट कर सके शिक्षा की तरफ और वो भी पढ़ सके, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। ओके, सो वो पढ़ाई जो है वो बहुत जरूरी है सब लोगों को इक्वल लेवल पे लाने के लिए। अलाउंस फॉर अटेंडेंस, कि आप आएंगे तो भी आपको अलाउंस मिलेगा, सिर्फ आने के भी कुछ ना कुछ आप पैसे दे रहे हैं। आश्रम स्कूल्स या बुक बैंक स्कीम्स, तो ये क्या है, सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन के लिए फर्दर स्कीम्स हैं। गर्ल्स के लिए अलग से स्कीम्स है, जैसे अलाउंस फॉर अटेंडेंस की ड्रॉप आउट रिड्यूस हो सके, कि वो एटलीस्ट पैसे के लिए ही सही इंसेंटिव देखते हुए पेरेंट्स उनको भेज दे। ओके, तो बैकवर्ड क्लासेस की लड़कियों को 1 रुपी पर डे, तो ये अलाउंस मिलेगा। अगर वो 75 डेज वर्किंग डेज में है प्रेजेंट, तो उनको हर एक दिन का 1 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो ये 1st से लेके 4th क्लास तक की लड़कियों के लिए हो गया, ताकि वो स्कूल में आए एटलीस्ट। हमारा पहला मेन तो पर्पस तो एक्सेस है कि आप वहां पे आसपास स्कूल, और दूसरा है एनरोलमेंट, कि पहले आप उनको एनरोल तो करें और वो रिटेन रहे, क्लास में आए तो कम से कम, तो वो आने के लिए भी हम लालच दे रहे हैं यहाँ पे। फ्री ट्रेवलिंग स्कीम फॉर गर्ल्स बाय अहिल्याबाई होलकर, तो ये फ्री ट्रेवलिंग स्कीम यानी 1997 में गवर्नमेंट ने एक फ्री ट्रेवलिंग स्कीम चलाई कि जो रूरल एरियाज में लड़कियां हैं, ताकि वो डिप्राइव्ड ना फील करें, एजुकेशन से डिप्राइव्ड ना रहे वो, उसके लिए उनके आने जाने के खर्चा जो है वो भी सरकार देगी। मातृ प्रबोधन प्रोजेक्ट, यानी टू अचीव द एम ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, किसमें, रूरल एरियाज में, प्रोग्राम को अरेंज किया गया टू एजुकेट मदर अबाउट चिल्ड्रन एजुकेशन। तो अगर मम्मी को ये समझ आ जाएगा कि भाई पढ़ाई की क्या अहमियत है, तो वो बच्चे को स्कूल भेजेगी कैसे भी करके, राइट। सो मातृ प्रबोधन प्रोजेक्ट। आर्मी स्कूल्स टू एनकरेज गर्ल्स ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ने आर्मी स्कूल स्टार्ट किया भोर नासिक में। गर्ल्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड, उनके यहाँ पे भी उनको कुछ स्टाइफंड मिला, अगर वो फिजिकली फिट हैं, अच्छे से उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। समूह निवासी स्कूल, यानी गर्ल्स जो रिमोट एरियाज में हैं, जो कि स्कूल तक नहीं पहुंच पा रही हैं लंबे डिस्टेंस की वजह से, उनके लिए एक समूह निवासी स्कूल जो है उन्हीं के आसपास ओपन कर दिया हमने। फर्दर स्कीम्स फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड चिल्ड्रन, तो इसमें स्कॉलरशिप आ जाएंगी, न्यूट्रिटिव डाइट आ जाएगी, जैसे मिड डे मील भी शुरू किया गया था। सावित्रीबाई फुले पेरेंट एडॉप्शन स्कीम, तो ये स्कीम 1993 में लाई गई। ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन बहुत सारी लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम जो प्रिंसिपल है, ऑफिसर है, कोई भी मेंबर है, वो उन लड़कियों को अडॉप्ट कर सकते हैं और उनको मिनिमम 30 रुपीज हर मंथ हेल्प दे सकते हैं, ताकि वो पैसे की वजह से स्कूल ना छोड़े। तो आपने उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाते
जाते हुए उसको अडॉप्ट कर लिया है। ओके, बुक बैंक स्कीम, जहां पे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बुक्स मिल रही हैं। बुक्स जो है वो 1 साल के बाद वापस ले ली जाएंगी। जब नया साल स्टार्ट होगा तो ये एक्टिविटी रिपीट हो जाएगी, यानी स्कूल में बच्चा जा रहा है, स्कूल में उसको फर्स्ट क्लास की बुक मिल गई, जब सेकंड में होगा तो फर्स्ट वाली वापस दे दे, सेकंड की मिल जाएंगी, ये सिचुएशन। ओके, अभी और डिस्टेंट एरिया जो चिल्ड्रन है, मतलब जो दूर दराज वाले जो है क्षेत्र हैं, वहां पे बच्चों के लिए क्या स्कीम है? तो न्यूट्रिटिव डाइट स्कीम हो गई। एक तो डाइट इंप्रूव करने के लिए, तो 0 से 6 साल के बच्चों के लिए, और ऑब्वियसली 0 से 6 बोल रहे हैं, यानी 0 साल का बच्चा स्कूल में तो नहीं आएगा जब पैदा ही हुआ है, तो ये आंगनवाड़ी और बालवाड़ी जो है उनके थ्रू हम न्यूट्रिटिव डाइट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और आंगनवाड़ीज में भी पर्टिकुलरली कई बार होता है ना कि बच्चे नहीं जाते, आजकल तो बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को आंगनवाड़ी वगैरह में भेजते भी नहीं है, तो उनका खुद ही घर पे जो है उनकी न्यूट्रिशन की जो चीजें हैं वो भिजवा दी जाती हैं। ओके, चिल्ड्रन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब जो उनको भी इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। मेंटली फिजिकल डेवलपमेंट जो है उनका होगा। मिड डे मील जो है ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 1st to 5th, उनको भी मिड डे मील जो है वो मिलेगा। आश्रमशाला, तो आश्रमशाला क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट, उन्होंने इंप्लीमेंट किया एक प्लान जो कि आश्रमशाला है, शाला, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी इन रिमोट एरियाज। तो पेरेंट्स जो है गरीबी की वजह से बच्चों की नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो ये जो बच्चे हैं इनको हम आश्रम स्कूल्स में जो है क्या करेंगे? एनरोल करेंगे। लिटरेसी के लिए यूनिफॉर्म, लॉजिंग, तो ये उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, यानी वो आश्रम में आपने एनरोल कर दिया तो उनको सारी चीजें वहां पे फ्री में मिल रही हैं। 2 टाइप के आश्रमशाला होते हैं, बेसिक आश्रमशाला 1st से 7th क्लास तक, और पैरा बेसिक आश्रमशाला 5th से 10th तक। ये दो स्टैंडर्ड या 2 तरीके की आश्रमशाला जो है वो आपको याद रखनी है। देन है विद्या निकेतन, फर्स्ट इंस्टीट्यूट है ये टैलेंटेड ट्राइबल चिल्ड्रन के लिए, जो कि केलापुर यावातमल डिस्ट्रिक्ट जो है 1981 में वहां पे इसको इंस्टॉल किया गया था। तो आपको ये याद रखना है कि विद्या निकेतन जो है वो टैलेंटेड ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए इंस्टॉल किया गया था। ओके, स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की गई, स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए इंडिपेंडेंट विद्या निकेतन जो है वो भी एस्टेब्लिश किए गए, जिसमें सारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें 10 सीट्स जो है वो आदिवासी बच्चों के लिए रिजर्व रहेंगी। सो ये कुछ एक फायदे हैं डिस्टेंट या जो दूर दराज वाले बच्चे हैं या रिमोट एरियाज में जो रहते हैं उनके लिए। एक और है कुरानशाला, इसमें क्या है? मोबाइल स्कूल इम्पार्टिंग नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसमें इंप्लीमेंटेशन फर्स्ट कहां हुआ कुरानशाला का? वाज बाय श्रीमती ताराबाई मोदक एंड श्रीमती अनुतवाई वाघ। ठीक है, टीचर हैज टू फॉलो द स्टूडेंट्स टू द फॉरेस्ट एरिया एंड टीच देम इनफॉर्मली, क्लीनलीनेस के बारे में, मेडिसिन के बारे में, गुड हैबिट्स। तो ये इनफॉर्मली सिखा रहे हैं, हम उनको फॉर्मल वे में स्कूल में बुला के नहीं सिखा रहे। टीचर खुद वहां जा रहे हैं और उनके जो है वहां के कंडीशन के हिसाब से उनको क्लीनलीनेस कैसे रखनी चाहिए, मेडिसिन क्या क्या चीजें कौन सी ध्यान रखनी है, गुड हैबिट्स, लैंग्वेज, इन सबसे रिलेटेड उनको नॉलेज देके उनके लाइफ स्टैंडर्ड को थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो ये मोबाइल स्कूल क्यों हो गया? क्योंकि आप जा रहे हैं, स्कूल उठ के आपके पास आ रहा है बेसिकली। ठीक है, तो टीचर आपको खुद पढ़ाने आपके पास आ रहे हैं और वो भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है। ओके, देन है चाइल्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट, ये महाराष्ट्र स्टेट में शुरू हुआ था 1982 यूनिसेफ के अंडर। बुक्स जो है वो बच्चों को यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही थी, डिफरेंट पिक्चर्स टू इंक्रीज देयर इंटरेस्ट, ताकि क्योंकि पिक्चर्स अगर बुक में होंगी अच्छे से तो बच्चे उनको देखने के बहाने कम से कम पेज पलट के कुछ तो सीखेंगे। सो वो इंटरेस्ट और स्कूल में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पे बच्चों को जो है वो पिक्चर वाली बुक जो है वो प्रोवाइड की गई थी। तो चाइल्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट 1982 यूनिसेफ के अंडर महाराष्ट्र में, ये याद रखेंगे। प्रोजेक्ट फॉर ट्राइबल लैंग्वेज, सो एक डिफरेंस होता है जो स्कूल की लैंग्वेज होती है और जो ट्राइबल एरिया की लैंग्वेज होती है। तो डिफिकल्ट होता है ट्राइबल चिल्ड्रन को जो है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में समझ आना। ठीक है, उस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए आपको दोनों लैंग्वेजेस आनी चाहिए। सो वो बोथ लैंग्वेजेस जो है उसको फैमिलियर करना है हमें बच्चे को। ओके, जो उनकी मदर टंग है वो उनको ऑलरेडी आती है और जो स्कूल लेवल की लैंग्वेज है वो उनको सिखानी है, थोड़ी थोड़ी उससे फैमिलियर करना है। तो SCRT, महाराष्ट्र की जो SCRT है, उन्होंने बुक्स, टेक्स्ट बुक्स जो है ट्राइबल लैंग्वेज में प्रिपेयर की, ताकि बच्चों को पहले चीजें समझ आए, एजुकेशन उनको थोड़ी सी मदर टंग में ही जो है वो चीजें उनको समझ आएंगी। फिर जो है वो हम थोड़े टाइम बाद उनके लिए जो दूसरी लैंग्वेज है उसको इंट्रोड्यूस करवा देंगे। ओके,
अब कुछ एक स्कीम्स हैं आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन के लिए, यानी जो बच्चे स्कूल से आउट हो गए हैं उनके लिए स्कीम्स हैं ये। तो पहला तो है ब्रिज स्कूल। ब्रिज मतलब वो एक गैप जो बन गया है आपका, आप स्कूल में तो गए नहीं, काफी टाइम हो गया आपको, अब आपको याद भी नहीं है क्या पढ़ाया था लास्ट टाइम। अब अगर वापस से आपको स्कूल में लाया जाए तो बीच में जो गैप आ गया है वो कैसे पूरा होगा, तो वो ब्रिज स्कूल से पूरा होगा। ब्रिज स्कूल में 45 डेज का सिलेबस होगा, 45 डेज तक आप बच्चे को पढ़ाएंगे और 45 डेज में उसको इतना कैपेबल आप बना देंगे कि वो अब नॉर्मल रेगुलर स्कूल में बाकी बच्चों के साथ पढ़ सकता है, उसको चीजें अब समझ आएंगी, क्योंकि जो गैप आ गया था वो ब्रिज स्कूल ने जो है वो पूरा कर दिया। ओके, इंडस चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। सो इस प्रोजेक्ट का मेन एम क्या था कि जो बच्चे लेबर में है ना, मतलब जो चाइल्ड लेबर में बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, सो उनको एक तो हजार्डियस जो भी इंडस्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं वहां से निकालिए और रेगुलर स्कूल में डालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके अलावा कई बार ये भी होता है कि बच्चे जो है उस पर्टिकुलर एज में है और हजार्डियस उसमें भी काम नहीं कर रहे हैं, तो वो काम के साथ साथ भी चीजें सीख पाए, तो काम के साथ साथ वो स्कूल भी अटेंड कर पाए। तो हमें इस तरीके से स्कूल की एक्टिविटीज को प्लान करना पड़ेगा कि ऑलरेडी वो काम से थके हुए आए हैं, तो अब स्कूल में या पढ़ने में उनको इंटरेस्ट आए, तो वो टीचिंग एड्स और इंटरेस्टिंग चीजें हमें यहाँ पर करनी पड़ेंगी। ओके, नेशनल लेवल पे भी एक यही चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया था, जिसको हम NCLP बोलते हैं, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। सो ओवरऑल इसमें हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि बच्चों को हम चाइल्ड लेबर वाले पोर्शन से या जो ट्रेडिशनली वो काम किए जा रहे हैं वहां से निकाल के उनको पढ़ने में डालें, रेगुलर स्कूल में हम उनको डालें और एनकरेज करें। सो 5 से 8 साल के बच्चों को तो हमें रेगुलर स्कूल में डालना है, 9 से 13 साल के बच्चों को हमें वोकेशनल ट्रेनिंग भी देनी है, ताकि उनके उसके बाद मतलब एक तो ऑब्वियसली आप रेगुलर स्कूल में आप उनको अगर एनकरेज करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप वगैरह कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि जो वो काम करके कमा रहे हैं आप उतना ही अगर स्कॉलरशिप में दे रहे हैं तो उनके लिए तो बेहतर होगा ना कि पढ़ भी रहे हैं और स्कॉलरशिप भी मिल गई, राइट। सो 9 से 13 साल के बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, और 14 से 17 साल के बच्चों को हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि आगे अगर वो पढ़ाई करते हैं तो उनको स्कॉलरशिप जो है वो मिल सके। देन है जी साखरशाला, साखरशाला, इसको इस तरीके से लिखा गया है, अगर आप देखेंगे गूगल पे भी, शाला, एक तो ऐसे लिखते हैं, मुझे भी नहीं पता था ये क्या बोलते हैं इसको, ला जो है मराठी में ऐसे लिखते हैं ला, आई थिंक, क्योंकि मैंने देखा था, मैं कहीं गई भी थी जब, वडाला, वडाला ऐसे लिखा हुआ था उन्होंने। तो ये जो इन्फिनिटी टाइप का साइन है ना, ये अड़ा होता है, अड़ा अड़ा, ठीक है, ये वडाला, तो ये साखरशाला ऐसे लिखा हुआ है, अगर आप हिंदी में या मराठी में इसको लिखने की कोशिश करते हैं तो ये वो स्कूल्स हैं जी जो कि किसके सेटलमेंट्स के लिए, जो शुगर केन कटर्स है ना, मतलब जो शुगर केन की खेती जब होती है उस टाइम पे उनको काटने के लिए जो मजदूर आते हैं, उनके साथ बच्चे भी आते हैं उनके, राइट। अब उन बच्चों का क्या, क्योंकि जैसे ही वो मजदूर का काम खत्म होगा वहां से वो वापस चला जाएगा, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे अगर इतना फ्रिक्वेंटली माइग्रेशन हुआ तो, राइट। तो साखरशाला जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि एक वो क्या खोल रहे हैं, वो सेकंड सेमेस्टर स्कूल खोल रहे हैं, मतलब ये स्कूल जो है वो पूरे साल काम नहीं कर रहा, सिर्फ सेकंड पार्ट में काम कर रहा है, मतलब अगर 1 से लेके 12 महीने होते हैं तो ये 6 से 12 तक में काम कर रहा है, ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो अफेक्ट ना हो। ओके, सो जो माइग्रेशन के थ्रू इधर उधर जाते हैं लेबरर्स, उनके बच्चों को भी अच्छे से जो है वो शिक्षा मिल सके, उसके लिए साखरशाला जो है वो ओपन किए गए। ये किस चीज की प्रॉब्लम, कंटिन्यूइंग एजुकेशन बाय ओपनिंग स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग एडिक्वेट एजुकेशनल सर्विसेज, किसके लिए, इन द सेटलमेंट ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। ओके, सो ये सेकेंड हाफ में ही चालू रहते हैं ये स्कूल, तो इसको हम सेकेंड सेमेस्टर स्कूल भी बोलते हैं। देन है जी केप प्रोजेक्ट। केप प्रोजेक्ट क्या है, 6 से 14 साल के बच्चे जो कि आउट ऑफ द स्कूल हो गए हैं, ठीक है, मतलब ड्रॉप आउट उनका हो गया है। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने केप प्रोजेक्ट शुरू किया विद द असिस्टेंस ऑफ यूनिसेफ 1981 में, जिसको इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल के नाम से भी इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, कि प्राइमरी एजुकेशन का राइट जो है वो तो एटलीस्ट सबका है, सबको मिलनी चाहिए। तो इसमें सेल्फ लर्निंग सेंटर्स जो है वो ओपन किए गए, जो कि अटैच्ड रहेंगे एजुकेशन कॉलेजेस से, जहां पे 25 से लेके 30 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को हम एडमिट करेंगे, उनको पढ़ाएंगे उनके कन्वीनियंस टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो वो जो टाइम बोलेंगे उसी हिसाब, जैसे ट्यूशन होता है ना, ट्यूशन टीचर टाइम ऊपर नीचे करके सेट कर देता है आपके अकॉर्डिंग, सो वही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और सेल्फ लर्निंग असिस्टेंस के थ्रू जो है उनकी स्टडीज को कंप्लीट करवाया जाएगा। रेमेडियल टीचिंग क्लासेस, ये तो हमें पता ही है जब स्टूडेंट्स जो है वो ब्रिज स्कूल से आ रहे हैं तो महात्मा फूले हामी योजना, इसमें क्या है कि जो आई एम सॉरी 2 दिन बाद आज मेरा गला जो है वो ठीक हुआ है थोड़ा सा।
पानी नहीं लेके बैठे मैं, इट्स ओके। अच्छा, तो रेमेडियल टीचिंग क्लासेस में फोकस किस पे है? रेमेडी पे, कि बच्चों को जो जो दिक्कत आ रही है, मान लो ब्रिज स्कूल से आ गया बच्चा, तो ब्रिज स्कूल में 45 डेज वो रहा, वहां पे उसने चीजें सीखी ड्रॉप आउट के बाद, ठीक है, तो उसके बाद उनके लिए पर्टिकुलरली अगर उनकी कंसंट्रेशन लो है या वो चीजें उनको नहीं समझ आई, कुछ भी हुआ और वो मिनिमम लेवल तक नहीं पहुंच पाए, तो उसके लिए हम मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग तक पहुंचाने के लिए हम रेमेडियल टीचिंग क्लासेस जो है वो भी ओपन करेंगे बच्चों के लिए, ताकि उनको जो दिक्कत आ रही है वो रेमेडियल क्लासेस में पूरी हो सके, ठीक है। वस्ती शाला यानी कि बस्ती स्कूल लगा लीजिए, वी है, वस्ती बोलेंगे हम इसको वैसे भी, तो वस्ती स्कूल्स जो है वो मोस्टली प्राइमरी स्कूल्स हैं जो कि इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो इंपार्ट करेंगे। कहां पे? हिली, ट्राइबल और रिमोट एरियाज में, जहां पे विद इन 1 किलोमीटर रेडियस में बच्चों के लिए स्कूल अवेलेबल नहीं है, तो हम वहां पे वस्ती स्कूल खोलेंगे, ताकि इन स्कूल में फर्स्ट से लेके 4th क्लास तक का सिलेबस जो है वो बच्चों को पढ़ाया जा सके। मिनिमम 15 बच्चे इसमें होने जरूरी हैं, 1st to 4th के, यानी टोटल पहली से लेके 4थी क्लास तक भी अगर 15 बच्चे हैं तो एक वस्ती शाला जो है वो ओपन की जा सकती है, ओके। और कहाँ ओपन की जाएगी? ग्राम पंचायत जो उनको एरिया देगी, गांव की जो भी पंचायत है, तो वहां पे इसको ओपन किया जाएगा। जो विलेज एजुकेशन कमेटी है, VEC, वो अरेंज करेगी क्वालिफाइड टीचर्स, उनको 30 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा। कहाँ मिलेगा? डाइट में मिलेगा ज्वाइनिंग से पहले, और फिर जो है उनको क्या किया जाएगा? अच्छे से वस्ती शाला में बच्चों को जो है वो पढ़ाया जाएगा। सुपरवाइज नियर बाई जो भी प्राइमरी स्कूल है वो प्रिंसिपल या हेडमास्टर जो है वो इन टीचर्स को क्या करेगा? सुपरवाइज करेगा कि अच्छे से वस्ती शाला में पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, ओके। इसके अलावा इस चैप्टर में जो है DPEP का प्रोग्राम दिया हुआ है जी, यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। सो ये मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है, एक बार मैं आपकी उसमें भी डाल दूंगी, क्या बोलते हैं इसको, प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगी, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। DPEP इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कब शुरू हुआ, किस लिए शुरू हुआ, क्या क्या चीजें इसके अंडर आती हैं। सो वो चीजें आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। क्रोनोलॉजी में कई बार इसको भी पूछ लिया जाता है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। ये 5th यूनिट हमारी यहीं पर समाप्त होती है। कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके डेफिनेटली फीडबैक के रूप में बताइएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।